हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अगर नहीं अच्छे हैं तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना ही आप नॉलेज गेन करेंगे बल्कि आप इंजॉय भी करेंगे। ठीक है। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग येट वेरी नॉलेजेबल and a thing which each and every person who wants to speak in English, है ना, who wants to have an edge over the other। अगर आप किसी पे अच्छा इंप्रेशन, अच्छी छाप छोड़ना चाहते हैं, है ना, और कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो इडियम्स आपको आने बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं इडियम्स होते क्या हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने हेडिंग डाल रखी है, आप लोग ने देख ली होगी, एनिमल इडियम्स। इस वीडियो में ऐसी इडियम लेके आई हूँ जिसमें किसी ना किसी एनिमल के बारे में बात हो रही है या उसका नाम लिया जा रहा है इडियम। ठीक है। सो इडियम्स पहले हम सीखेंगे इडियम्स होते क्या हैं। इडियम्स आप ये समझ लीजिए ये एक तरह का फ्रेज होता है ना। अगर आप फ्रेज को वर्ड बाय वर्ड डिटैच करके समझना चाहेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। और अगर उसको एज अ होल पूरा फ्रेज भी पढ़ेंगे तब भी आप नहीं समझ पाएंगे until and unless you know the meaning of that particular idiom। कहने का मतलब है अगर कोई भी वाक्य में इडियम दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ एलिफेंट इन द रूम, मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैंने बीच में बोल दिया बात करते क्या क्या करते एलिफेंट इन द रूम, और आप नहीं जानते हैं तो आप सोचेंगे ये क्या बात कर रही है और ये बीच में हाथी कहाँ से आ गया, है ना। तो एलिफेंट इन द रूम आप समझ नहीं पाएंगे जब तक अगर आपको ईडियम का मतलब नहीं पता होगा एलिफेंट इन द रूम ईडियम का मीनिंग क्या होता है। तो आइए कुछ 17 मैं बहुत सारे ईडियम बताना चाहती थी बट अभी के लिए 17 ईडियम्स लेके आई हूँ। आइए लर्न करते हैं, पहले उनको मतलब समझते हैं कि उनका मतलब क्या होता है, उनका अर्थ क्या निकलता है, और फिर सेंटेंसेस फ्रेम करके बताऊंगी आपको वन बाय वन। ओके, सो लेट्स बिगिन। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। पहला है एलिफेंट इन द रूम। ध्यान से समझिएगा। एलिफेंट इन द रूम मीन्स सेंसिटिव इशू नोबडी वांट्स टू टॉक। एलिफेंट इन द रूम का मतलब है ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई टॉपिक जिसके बारे में सबको पता है, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट टॉपिक बट नोबडी वांट्स टू ब्रिंग अप दैट टॉपिक। उस विषय के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एवरीवन in the room was aware of the elephant in the room, but nobody brought it up। कहने का मतलब है कमरे में बैठे हुए सबको क्या दिक्कत थी, क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या इश्यू था उसके बारे में पता था, लेकिन किसी ने भी उस टॉपिक को उठाया नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं, द पॉलिटिशियंस knew about the elephant in the room, so they chose not to speak। कहने का मतलब है जब किसी कमरे में दो पार्टीज, कोई भी पार्टीज हैं, अलग अलग पार्टीज के लोग बैठे हैं, उन्हें पता है क्या मुद्दा, क्या इशू है ना, क्या उनकी खामियां हैं, क्या गलतियां हैं, सबको पता था, लेकिन वो अपनी खामियों को उन्होंने उजागर नहीं किया। नोबडी टॉक्ड अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। सो आई होप idiom number 1 is clear, elephant in the room। Okay friends, now coming to second idiom, a dark horse। A dark horse, a dark horse is used जनरली, ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है, ये याद रखिएगा। ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है। डार्क हॉर्स हम तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन आप किसी को जानते नहीं हो, मिस्टीरियस पर्सन है कोई, एंड यू आर अनअवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज। कहने का मतलब है कोई भी, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आपका कोई फ्रेंड सर्कल है ना,
उसमें आप नहीं जानते हो, कोई पर्सन है, कोई फ्रेंड है आपका, उससे आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ओके ये पढ़ने में अच्छा ये कॉन्सेंट्रेट करता है जब मैम पढ़ाती है, तो ही माइट बी अ डार्क हॉर्स, क्योंकि इसके नंबर अच्छे आ सकते हैं। आइए एग्जाम्पल लेके सीखते हैं। अ डार्क हॉर्स है ना, रवि आई डिडंट नो that you are a dark horse in cooking या in baking। कोई पर्सन है रवि, आप उससे फेमिलियर है इस पर्सन से, लेकिन उसने बहुत अच्छा खाना बनाया है या बेक किया है, कोई बहुत अच्छा केक बनाया है ना, तो आप क्या बोल सकते हैं कि रवि आई डिडंट नो दैट यू आर अ डार्क हॉर्स इन कुकिंग एंड बेकिंग। मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छे, यू आर सो ग्रेट एट इट, यू आर सो परफेक्ट एट इट। ठीक है, समझ में आया कब डार्क हॉर्स यूज करेंगे इडियम। नाउ कमिंग टू इडियम नंबर 3। ये बहुत कॉमन इडियम है और मोस्ट ऑफ अस आर फेमिलियर विद दिस इडियम व्हिच इज बटरफ्लाइज इन स्टमक। पेट में तितलियां होना, इसका मतलब तो यही हुआ ना, पेट में तितलियां होना। क्या लेकिन पेट में तितलियां कभी आती हैं नहीं ना। सो बटरफ्लाइज इन स्टमक इज एन इडियम व्हिच इज यूज्ड व्हेन यू आर एंशियस और नर्वस। या तो आप खुशी नहीं, मैं बोलूंगी आप थोड़ा सा नर्वस रहते हैं, है ना, एक्साइटमेंट भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10th या 12th का रिजल्ट आने वाला हो, तब बटरफ्लाइज होती हैं पेट में। डोंट यू से आई एम हैविंग बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, है ना, बिकॉज माय रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड, है ना। या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तब यू कैन हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक व्हेन यू आर एंशियस एंड नर्वस। ठीक है, जस्ट before the interview I had butterflies in my stomach। मेरे पेट में बटरफ्लाइज आ गई, है ना। दैट मीन्स आई वॉज एंशियस, आई वॉज नर्वस कि इंटरव्यू मुझसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, मुझे आंसर आता होगा कि नहीं आता होगा, मैं क्या जवाब दूंगा या दूंगी, है ना। इडियम्स इजी। नेक्स्ट इज एज फ्री एज अ बर्ड, मतलब है केयर फ्री। ये तो आप पढ़ के भी बता पा रहे होंगे, एज फ्री एज अ बर्ड, है ना, यही चीज की टेंशन नहीं है। आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस were declared, एग्जांपल लेते हैं, आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस were declared, the politicians of its party were as free as a bird, है ना, कि जब इलेक्शन का रिजल्ट घोषित हुआ, डिक्लेयर हुआ, वो पार्टी जीत गई, the politicians were as free as a bird। okay, after winning the elections, the politicians were as free as a bird। और पॉलिटिशियन भी क्यों, हमारे और आपकी भी बात करते हैं। 10th एग्जाम दिए, 12th एग्जाम दिए, देते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर जो भी आप कर रहे हैं या करते हैं, है ना, उसका जब रिजल्ट आ जाता है, देन वी आर एज फ्री एज अ बर्ड, है ना। रिजल्ट एग्जाम दे चुका है, दे दिए हैं, एग्जाम तो अच्छे निकल गए हैं, अब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। जब रिजल्ट आएगा दैट टाइम वी विल हैव बटरफ्लाइज इन स्टमक, बट फॉर नाउ, अभी के लिए, क्योंकि एग्जाम्स हो चुके हैं, वी आर एज फ्री एज अ बर्ड। बताइए इससे ज्यादा सिंपल और इससे ज्यादा आसान तरीका हो सकता है? नहीं हो सकता इडियम्स लर्न करने का। मैं इडियम्स आपको समझा भी रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ और आपके और अपनी लाइफ से कनेक्ट भी कर रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट इज अ बुल इन अ चाइना शॉप। ये मेरा फेवरेट है। अ बुल इन अ चाइना शॉप मीन्स क्लमजी इन डेलिकेट सिचुएशंस। होते हैं ना कुछ लोग, होते हैं ना कि दे डोंट नो व्हाट आई मेंट टू से थिंग्स, है ना। कभी कभी डेलिकेट सिचुएशंस मतलब ऐसी कोई चीज जो नहीं बोलनी चाहिए, जो नहीं जतानी चाहिए, बट लोग बोल देते हैं, लोग जता देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल if I say so and so, या मिस्टर वर्मा ले लेते हैं एग्जाम्पल, मिस्टर वर्मा's boy didn't return from school. Okay, so what did his neighbor said? He released a bull in a china shop by saying that your boy might be in danger. आपका बेटा किसी खतरे में है, या आपका बेटा किडनैप हो चुका है. होते हैं ना कुछ ऐसे लोग, है ना? We do come across such people. So a bull in a china shop is used, this idiom is used for such people who are clumsy and who don't know what should they say in such situations. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. a bull in a china shop का कोई XYZ पर्सन है, XYZ पर्सन, ठीक है, या XYZ had to, उसे माफी मांगनी पड़ी, है ना, had to ask for, या had to plead before people, as he always puts a bull in a china shop. ठीक है, एक एग्जांपल और देती हूँ. कोई इंसान है वो थोड़ा क्लमजी है, जहां भी जाता है सामान गिरा देता है या कोई छू लेता है, कोई डैमेज हो जाता है. तो अगर मैं बोलूँ कि सो एंड सो, या फॉर एग्जांपल रवि ऑलवेज releases a bull in a china shop, that is why I did not take him to the museum या to see the sculptures होते हैं ना, ठीक है. रवि है, लिख के बताती हूँ, ध्यान में आएगा. रवि always releases, या रवि is a bull in a china shop, that is why I did not take him to see the sculptures. ठीक है भाई, रवि सो एंड सो पर्सन है और वो थोड़ा क्लमजी है, इसलिए मैं उसको स्कल्पचर्स दिखाने नहीं लेके गया, क्योंकि वहां जाता तो वो वहां डैमेज कर देता. एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है जैसे ये लिखा है वैसे ही आप इडियम यूज करो, है ना. और ये आप अपने लिए, मेरे लिए, है ना, किसी और पर्सन के लिए भी इडियम यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये जैसे इडियम मैं अपने लिए भी यूज कर सकती थी, bull in a china shop. Okay, now moving to number 6. Let the cat out of bag. This is very simple, and I'm sure that most of us have come across with this idiom, and it is very familiar, which says let the cat out of a bag. इसका मतलब तो बन रहा है कि थैले या झोले में से बिल्ली को निकालो, but इसका actual meaning, the actual hidden meaning of this idiom is to reveal a secret that was kept hidden for a very long time. कहने का मतलब है ऐसी कोई छुपाई हुई चीज, क्या वर्ड होगा उसके लिए, ऐसा कोई राज, यस, राज इज द वर्ड, ऐसा कोई राज, है ना, जो बहुत ही ज्यादा छुपा रखा था, लेकिन अब समय आ चुका है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. अब समय आ चुका है उस राज को खोलने का या पर्दा हटने का. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. It's time when the cat will be released out of the bag as our results can be declared anytime soon. कहने का मतलब है अब कभी भी हम लोगों के रिजल्ट्स, कोई भी रिजल्ट है, एग्जाम रिजल्ट है, प्रेजेंटेशन रिजल्ट्स हैं, है ना, उसका नतीजा आ जाएगा, राज पर्दा खुल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा तो हमें अपने अपने
मार्क्स पता लग जाएंगे या पता लग जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं या कितना हमने गेन किया है। एक एग्जांपल और लेती हूँ। at the party so and so Sheila will release the cat out of the bag by telling her wedding date। कोई लड़की है शीला, उसकी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है लेकिन अभी तक शादी की डेट नहीं बताई गई है, लेकिन कोई पार्टी है उसमें वो अपनी शादी की डेट बताएगी। तो सो व्हाट इज शी डूइंग, शी इज गोइंग टू रिलीज द कैट आउट ऑफ द बैग। है ना इंटरेस्टिंग वीडियो? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। ओके, नेक्स्ट इज मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तिल का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, सुना है ना, वही है ना। टू मेक बिग इशू मीन्स टू एग्जैजरेट। बात कुछ नहीं होती है लेकिन उसको एग्जैजरेट कर देना, बड़ा छोटी सी बात का पतंगड़ बना देना, ठीक है। आई डोंट लाइक टॉकिंग टू पीपल who make, what do they make? They make a mountain out of a molehill, है ना। Who make a mountain out of a molehill। मुझे उन लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है जो तिल का ताड़ बना देते हैं, बात का पतंगड़ बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 8 which says a bee in the bonnet। A bee in the bonnet। Bee in the bonnet means you are obsessed with idea। ऐसी कोई चीज आपने देख ली या ऐसा कोई आपने सॉन्ग देख लिया या आपने ऐसा कोई हादसा देख लिया, हादसा नहीं बोलेंगे, कोई अच्छा गुड इंसिडेंट आपने देख लिया, है ना, तो यू आर ऑब्सेस्ड विद दैट, है ना, आप उसको ट्राई करना चाहते हो और यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लूं, after knowing the profits from the eatery business, the idea has become a bee in the bonnet। मतलब कि जब मुझे पता लगा कि उसने XYZ पर्सन ने कोई खाने की ईटरी, कोई शॉप खोली थी, है ना, और जब मैंने सुना कि इतना प्रॉफिट उस दुकान से उसको मिल रहा है, तो उस आइडिया से मैं इतना इन्फ्लुएंस हो चुकी हूँ या मैं इतना चाह रही हूँ, बार बार मैं उस आइडिया को सोचती जा रही हूँ कि अगर मैं ऐसा करूँगी, मैं भी ऐसा करूँगी तो क्या मैं भी मुझे भी प्रॉफिट मिलेगा, मैं भी इतना प्रॉफिट अर्न कर सकूंगी। सो देन in that situation, which idiom is used? A bee in the bonnet। Next is a deer in the headlight। Deer in the headlight मतलब गाड़ी की हेडलाइट के सामने डियर आ जाना, है ना। तो मतलब तो ये हुआ, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब है फ्रोजन और शॉक। When you are in a state of shock, है ना, होता है ना कि आप शॉक में होते हैं, आप थोड़ा डर जाते हैं, आप थोड़ा सहम जाते हैं। आफ्टर एग्जाम्पल लेती हूँ, after hearing the news of my uncle's demise, it feels as a deer is in the headlight। या आप ऐसे भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, I felt a deer in the headlight on hearing the news of my uncle's demise। जब मुझे न्यूज मिली on hearing my uncle's demise मतलब uncle has died, he is no more। उनकी जब ये न्यूज मुझे सुनने मिली तो I was frozen, I was in a state of shock, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि इतना एक्सट्रीम, इसमें तो मैंने एग्जांपल दिया कि वो मतलब इज नो मोर। अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में भी यू कैन यूज दिस इडियम अ डियर इन द हेडलाइट। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एंड यू आर हैविंग बटरफ्लाइज इन योर स्टमक बट यू आर आल्सो वेरी नर्वस एंड फ्राइटेंड,
है ना, कि पहला इंटरव्यू है आपका, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो यू कैन से अ डियर इन द हेडलाइट, है ना। नेक्स्ट इज टू बी अ चिकन। टू बी अ चिकन मींस कावर टू टेक रिस्क। आप डरते हैं, है ना, कोई भी रिस्क लेने से, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, आई डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोसेस, आई वांट टू बी अ चिकन। ठीक है, मतलब मैं कावर्ड हूँ, मुझे भाई इनडायरेक्टली मैं मना कर रही हूँ, मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, आई डू नॉट want to do high sky या स्काई डाइविंग बोलते हैं ना उसको, जो आसमान से कूदते हैं, है ना। I don't want to do skydiving as I want to be a chicken। कि भाई मुझे जिंदगी बहुत प्यारी है, मैं अपनी भी बात करी, मुझे जिंदगी बहुत प्यारी है, I don't want to do skydiving, I would prefer be a chicken। ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना इंटरेस्टिंग इडियम्स। नेक्स्ट इज ants in your pants। मतलब है ants इज चींटियां, ants in your pants means to be restless or unable to sit। होता है ना छोटे बच्चे, we do come across the statement that toddlers generally have ants in their pants as they are very restless and they never sit, है ना। most of the toddlers have ants in their pants। देखिए मैंने आपको वीडियो की बिगिनिंग में और मिडिल में भी बताया था कि आप इसमें थोड़ा हेड बदल कर सकते हैं, है ना। तो इसमें देखिए था ants in your pants, मैंने लिख दिया ants in their pants, तो ये गलत नहीं होगा इडियम। ठीक है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल राइट फ्रेम किया है आपने सेंटेंस में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लायन शेयर। जैसे कि नाम में है द लायन शेयर मतलब बड़ा हिस्सा, है ना। एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि कोई भी फंड आता है ना, किसी भी चीज का फंड आ रहा है, तो जो मैनेजर होगा, जो सीईओ होगा या जो ओनर होगा उसके पास लायन शेयर जाएगा ना, है ना। या आप एग्जाम्पल, चलिए ये सब छोड़िए, पॉलिटिक्स छोड़िए, आप एग्जाम्पल लीजिए क्लास में, एक क्लास में ग्रुप बना है 10 बच्चों का, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, किसी भी चीज पे प्रोजेक्ट बनाना है, साइंस का कोई प्रोजेक्ट समझ लीजिए बनाना है, तो बनाया सब बच्चों ने है, लेकिन वो जो क्लास का मॉनिटर है या कोई XYZ बच्चा है उसके पास ज्यादा शेयर चला गया, है ना। ही टुक द लायन शेयर, है ना, ऑल्दो ही डिडंट डू एनीथिंग, उसने किया कुछ नहीं बट ही टुक द लायन शेयर, है ना। एग्जांपल लेते हैं, इन स्कूल्स प्रोजेक्ट the lion's share was taken by Ashu, है ना, although he didn't do anything, उसने कुछ नहीं किया प्रोजेक्ट में, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जो सबसे बड़ा शेयर था, है ना, he was applauded, उसकी तारीफ हुई, है ना, he was praised by the teachers as well as the parents। Okay, to smell a rat, this is very easy, you sense something is wrong, something is fishy, what word is used, कहाँ गया fishy, FISHY। अगर टू स्मेल अ रैट बोलो या बोलूं फिशी तो बोथ मीन द सेम, दोनों का मतलब एक ही है ना। अगर मैं एग्जांपल लूं, आई वेंट टू होटल बट देयर आई स्मेल्ड अ रैट, सो आई इमीडिएटली लेफ्ट आउट। मैं किसी होटल में गई लेकिन मुझे वहां कुछ गड़बड़ दिखी, है ना, इसीलिए मैंने फटाफट होटल से चेकआउट कर दिया, है ना।
अगर आप कोई इंसान के भी कम अक्रॉस आते हैं, है ना, और आपको वो नहीं समझ में आता है, बहुत प्यारी मीठी बातें कर रहा है लेकिन आपको थोड़ा डिसऑनेस्ट लग रहा है, देन ऑल्सो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन से I came across this so and so person. Yeah, I came across Sohan. Although he behaved very politely with me, he was not at all rude, but I smelled a rat. But somehow I smelled a rat. ठीक है? So I chose not to speak. मैंने उससे बात करना प्रेफर नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ उसमें डिसऑनेस्टी लगी या कुछ गलत दिखा। होता है ना कभी कभी ऐसे। So a fish out of water. A fish out of water, पानी से मछली बाहर है, which means out of place, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन होती हैं कि you feel out of place, don't you? Yes, we all do. For example, if I say so, I am not very social person. मैं ज़्यादा social person नहीं हूँ, so I can say that I went to a party. Example देती हूँ, I went to a party. There I was a fish out of water, as I do not like to socialize. मैं किसी पार्टी में गई, मुझे वहाँ लोगों से बात करना ज़्यादा नहीं पसंद है, सो आई फेल्ट लाइक आई वॉज अ फिश आउट ऑफ वाटर। या कोई बच्चा है, XYZ बच्चा है ना, उसको ज़बरदस्ती कुछ पढ़ने को मतलब पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि आप ये करिए, उसका एम कुछ और बनना चाहता है, लाइफ में कुछ और अचीव करना चाहता है, तो वो बच्चा कैसे फील करेगा? जबरदस्ती जो उससे काम करवाया जा रहा है ना, ही विल फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है। रेनी कैट्स एंड डॉग्स, दिस इज वेरी इजी। जब बहुत हैवी रेनफॉल होती है ना, हैवी रेनफॉल होती है, तब हम ये इडियम यूज करते हैं, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। व्हाट डू वी से? इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आइए एग्जांपल लिख के बताती हूँ। इट इज इम्पॉसिबल टू रिटर्न होम as it is raining cats and dogs। कितना इजी है ना? ये तो बारिश की बात हो गई। A wild goose chase means a pointless task, जिसका कोई मतलब नहीं है, अर्थहीन कार्य होता है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एग्जाम्पल लेती हूँ कि the police is looking for a dead body in the river, which is a wild goose chase। wild goose chase की पुलिस जो है वो रिवर में या नदी में एक डेड बॉडी को ढूंढ रही है, विच इज अ वाइल्ड गूस चेस, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि नहीं मिलनी है। एंड द लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो, ओके, होल्ड योर हॉर्सेस, है ना, दैट मीन्स टू वेट, मतलब कि इंतजार करना, है ना। खाना मम्मी बना रही है और बहुत कुछ टेस्टी बन रहा है, यू कैन स्मेल समथिंग वेरी गुड इज बीइंग कुक्ड इन योर किचन, है ना। सो एंड यू आर टेलिंग योर मदर कि मम्मा प्लीज क्या बना है, जल्दी खाना लो, जल्दी खाना ला के दो, जल्दी खाना ला के दो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट विल योर मदर से? मदर विल से प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, आई विल गेट यू द फूड once it is being cooked। okay, so this was a video on animal idioms। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, आपको समझ में आया, नॉलेज ट्रांसफर हुई मेरी तरफ से, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस में और बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और इडियम्स लेके आऊँगी। और इसी तरह हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे और इंग्लिश अच्छे से लर्न करेंगे, इंग्लिश में बात करना सीखेंगे।
Please like, share and subscribe my channel. Thank you.